Hello dear students, how are you? I hope you are well. Now let's start your first chapter remaining part, okay? और यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को, ये जो है आपके फर्स्ट चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है, ओके? पार्ट फर्स्ट और सेकेंड वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें पार्ट सेकेंड वीडियो में मैंने ये जो आपका ओरल क्वेश्चन था यहाँ तक मैंने करा दिया है, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके दोनों वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से इस थर्ड वीडियो को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस थर्ड वीडियो को, ओके? और इसमें आप देख सकते हैं आपका जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि फसलें और सब्जियां, ओके? तो आइए हम जानते हैं फसल जो होता है हमारा, अलग अलग तरह की जो फसल है और सब्जियां हैं उनके बारे में, ओके? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लांट ऑफ वन काइंड ग्रो इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर कॉल्ड क्रॉप्स, ओके? यानी कि एक ही तरह के पौधे एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो लगाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्रॉप्स, यानी कि फसल। आप लोग अगर जो है आसपास अगर आपको दिखाई देता होगा, जो भी आपका धान की खेती, गेहूं की खेती जो की जाती है, बाजरे, मक्का, इन सभी की जो खेती की जाती है उसी को हम लोग क्रॉप्स यानी कि फसल कहते हैं, ओके? फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स, और जो किसान होते हैं वो जो अलग अलग क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं वो अलग अलग सीजन में उगाते हैं, ओके? क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स आर विंटर क्रॉप्स। वो फसल यानी कि जो अप्रैल है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कह रहे कि नवंबर से अप्रैल में जो फसल उगाए जाते हैं, जैसे कि आपकी गेहूं और चने की जो खेती होती है वो नवंबर से अप्रैल के महीने में होती है, तो ये ऐसे क्रॉप क्या कहलाते हैं? रबी क्रॉप्स, या फिर हम लोग इन्हें विंटर क्रॉप्स कहते हैं ना। विंटर के सीजन में ये उगाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इन पौधों को विंटर क्रॉप्स या फिर रबी क्रॉप्स कहते हैं ना। याद रखिएगा, यहाँ पे नवंबर से अप्रैल के बीच में लगाए जाने वाले फसल को हम लोग कहते हैं रबी क्रॉप्स, ओके? नवंबर में इसकी जो है इसको बोया जाता है और अप्रैल में इसकी कटाई होती है, ओके? तो ये जो है आपका रबी क्रॉप्स या फिर विंटर क्रॉप्स कहलाता है, ओके? नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स आर मानसून क्रॉप्स, ओके? यहाँ पे कह रहे हैं कि वो फसल जो जून से अक्टूबर के बीच में लगाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप्स, ओके? या फिर हम लोग उसे मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं। मानसून यानी कि जब बारिश होता है इस सीजन में जो है उगने वाले फसलों को हम लोग मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं। इसके भी दो नाम हैं और यहाँ पे रबी क्रॉप्स के भी दो नाम हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग अगर बात करेंगे तो राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा और खरीफ क्रॉप्स, है ना। ये जो चावल, ज्वार, मेज, मक्का, बाजरा, इन सभी की जो खेती है वो खरीफ क्रॉप्स कहलाती है, क्योंकि ये जो है कब से कब तक उगाई जाती है, तो ये जून से अक्टूबर के बीच में इसे लगाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, ओके? यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख लें। रबी क्रॉप्स का जो एग्जाम्पल है बहुत ही सुंदर से, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की मैंने फोटो लिए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, व्हीट है ना, ये गेहूं, ओट, जौ, और ये आपका चना है, और ये सरसों है ना, मस्टर्ड, ओके? ये जो सभी जो खेती है ये रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये जो है नवंबर से अप्रैल के बीच में इसको बोया जाता है, ओके? इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स भी यहाँ पे देख ले। ये जो आपका राइस है, कॉर्न है ना, जो मक्की होती है, और ये सोयाबीन और शुगर केन, ये गन्ने की खेती, ये रबी क्रॉप्स कहलाते हैं, ओके? मानसून क्रॉप्स कहलाते हैं। जब ये बारिश का सीजन होता है उसी वक्त इसको जो है लगाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको मानसून क्रॉप या फिर खरीफ क्रॉप भी कहते हैं ना। इसका जो टाइम होता है वो जून टू अक्टूबर होता है, इस चीज़ को यहाँ पे याद रखिएगा। ये क्या होता है? जून टू अक्टूबर में ये जो है इसकी खेती की जाती है, ओके? तो आई होप आप लोग को रबी और खरीफ क्रॉप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे जो भी आपका नेक्स्ट, दोनों रबी और खरीफ क्रॉप्स के अलावा हमारा एक जईद क्रॉप भी होता है जो समर सीजन में उगाया जाता है, और इसकी खेती जो है मार्च से जून के बीच में की जाती है, ओके? और एग्जाम्पल में अगर हम लोग जईद क्रॉप की बात करें तो जो है करेला हो गया, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं जईद क्रॉप्स के, ओके? नेक्स्ट उसके बाद से अगला पैरा है आपका वेजिटेबल्स लाइक द कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन एंड पी ग्रो ड्यूरिंग विंटर, ओके? यहाँ पे कह रहा है कि जो सब्जियां हैं जैसे कि यहाँ पे कैबेज, बंदा गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, मूली, और ये सेम, मटर, ये जो है इसे जाड़े के मौसम में यानी कि ठंडी में इसे उगाया जाता है। और सब्जियां जैसे कि बैगन, पंपकिन और ये गार्ड ग्रो इन समर, इनको गर्मी में उगाया जाता है, ओके? तो यही जो है आपके जईद क्रॉप्स हैं, ओके? नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि डिफरेंट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट एंड सीजन बट आल्सो रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, ओके?
जो अलग अलग पौधे हैं इनको जो है एक तरह से अलग अलग जलवायु की ही नहीं, अलग अलग मौसमों में ही नहीं, बल्कि उन्हें जो है बहुत सारे ऐसे जो पौधे हैं, फसल हैं, जिनको अलग 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 टाइप के सॉइल की भी ज़रूरत होती है। ओके, if we know the condition that are suitable for the germination of seed we can grow better crops। okay, यदि यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम जान जाएं कि कौन से फसल को कैसा कंडीशन, कैसी परिस्थिति उसको उसके अकॉर्डिंग सही है, तो हम लोग जो है हमारा जो भी सीड है वो बिल्कुल अच्छे से उसका जर्मिनेशन होगा और वो जो भी हमारा फसल है वो बहुत ही अच्छे से उग पाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो भी फसलें होती हैं उनको एक तरह से जलवायु और मौसम के अलावा अलग अलग टाइप के सॉइल भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे नेक्स्ट अगले पैरा में कि कौन से फसल को किस टाइप की सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कह रहा है कि राइस एंड जूट ग्रो इन क्लेई सॉइल विच, यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आपका राइस और जूट की जो खेती है वो क्लेई सॉइल में की जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो है जो भी आपका क्लेई सॉइल है उसमें प्लेंटी ऑफ वाटर, जो भी आपका सॉइल है वो उसमें पानी की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो भी बारिश का पानी है वो ज़्यादातर उसमें कलेक्ट हो जाता है क्लेई सॉइल में। इसलिए राइस और जूट की खेती कहाँ की जाती है? जहाँ पे क्लेई सॉइल अवेलेबल हो। ओके, दैट इज़ वाई मोर राइस इज ग्रोन इन एंड अराउंड वेस्ट बंगाल। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि यही रीज़न है कि ज़्यादातर जो यहाँ पे चावल की जो खेती है वो वेस्ट बंगाल में की जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है, क्लेई सॉइल पाया जाता है और आसानी से अच्छे क्रॉप्स वहाँ पे राइस की खेती बिल्कुल अच्छे से हो पाती है, इसलिए वहाँ पे राइस की फसल जो है लगाई जाती है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑन दी अदर हैंड व्हीट इज ग्रो इन द सैंडी एंड इरिगेटेड सॉइल ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। ओके, और दूसरे यहाँ पे हम लोग बात करें गेहूं की, तो गेहूं जो है इसको किस टाइप की सॉइल की ज़रूरत पड़ती है? तो इसको सैंडी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपकी सैंडी सॉइल है वो उसमें सिंचाई बहुत ही अच्छे से हो पाती है, जो कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में ये सैंडी सॉइल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में और अच्छे से की जाती है। ओके, ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी सॉइल लाइक दैट ऑफ राजस्थान, और ज्वार और बाजरा की खेती जो है वो भी सैंडी सॉइल में की जाती है, और किस टाइप के, एक तरह से जहाँ पे राजस्थान वहाँ पे ज़्यादा ही बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पे जो है ज्वार और बाजरा की खेती बिल्कुल अच्छे से हो पाती है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे कह रहे हैं कॉटन, तो कॉटन ग्रोज वेल इन द ब्लैक सॉइल ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, और कॉटन जो है वो कॉटन की खेती जो भी काली मिट्टी होती है वहाँ पे ज़्यादा उगाई जो है कॉटन की खेती कहाँ पे किस टाइप की सॉइल में की जाती है? तो ब्लैक सॉइल में की जाती है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो जो भी आपके भारत का जो केंद्रीय हिस्सा है और या फिर वेस्टर्न इंडिया में जो है ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसलिए कॉटन की खेती यहाँ पे सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में की जाती है। ओके, टी प्लांट नीड moist soil and grow on the slopes of hilly areas like Assam and Nilgiris and Darjeeling। ओके, और जो चाय की जो खेती है वो उसको जरूरत पड़ती है मॉइस्ट सॉइल की, यानी कि जो नमी वाला जो सॉइल है उसमें ये टी प्लांट्स हो पाते हैं। तो ये जो नमी वाली जो भी सॉइल है वो पाई जाती है, जो भी पहाड़ी जो एरिया है उनके ढलानों पे ये मॉइस्ट सॉइल पाई जाती है, जो कि कहाँ है? असम, नीलगिरीज और दार्जिलिंग में ये स्लोप्स जो है पाए जाते हैं, इसलिए टी की खेती वहाँ पे की जाती है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से कोकोनट की अगर हम लोग बात करें तो कोकोनट ट्रीज ग्रो इन कोस्टल एरियाज लाइक केरला एंड गोवा, जो भी नारियल की जो खेती है वो कोस्टल एरियाज में, तटीय क्षेत्र में की जाती है, जो कि केरला और गोवा में अवेलेबल है, तो वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि मैज ग्रोज वेल इन द ड्राई सॉइल ऑफ द प्लेन्स आर हिल्स, जो भी आपका मक्के की जो खेती है वो ड्राई सॉइल में होती है, और जो कि ये पहाड़ों जो भी पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे ओनियन एंड ग्राउंडनट नीड वेल ड्रेन सैंडी सॉइल, और प्याज और जो भी ग्राउंडनट है इसको जरूरत होती है जो भी बिल्कुल वेल ड्रेन, यानी कि बिल्कुल सूखा हुआ जो सैंडी सॉइल होता है उसकी जरूरत होती है, तो वहाँ पे जो है इसकी खेती की जाती है ना। जो भी बादाम है वो जो है सैंडी सॉइल में ही होता है। ओके, तो आई होप आप लोग को क्रॉप्स के अलग अलग टाइप और कैसे किस जो है क्रॉप को, किस फसल को किस टाइप की सॉइल चाहिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग खुद से बिल्कुल एक दो बार इसको रीडिंग लगा लेंगे तो बिल्कुल ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों को बिल्कुल यूं ही अच्छे से पढ़ाती रहूं। नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग बात करेंगे, अगला जो आपका टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? खेती। ओके, एग्रीकल्चर की मतलब क्या होती है? खेती। क्रॉप्स मतलब होता है फसल, और क्रॉप्स की ही जो है खेती की जाती है, यानी कि क्रॉप्स को ही एग्रीकल्चर के रूप में हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे हैं कि प्लांट्स नीड टू बी ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल टू फीड द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि पौधे जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमें उगाने की जरूरत है, लार्ज स्केल में जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी हमारे देश की पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है उसकी जो भी नीड है उसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके, इसलिए जो है प्लांट जो है प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें क्या करना चाहिए, उगाना चाहिए। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। और यही जो भी लार्ज स्केल पे जो भी हम लोग खेती करते हैं, जो भी पौधे लगाते हैं, उगाते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं, इसी प्रैक्टिस को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि खेती कहते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे कह रहे हैं कि मैन्योर इज एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन। और जो है जो भी यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जो भी हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं, तो उसकी जो भी उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो इसके लिए हम लोग मैन्यूर यानी खाद का इस्तेमाल करते हैं। और फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट आर एडेड टू द सॉइल। इसके लिए जो भी खाद के यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जिसमें आपका यूरिया है, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट और नाइट्रेट, इन सभी को सॉइल में ऐड किया जाता है, जिससे कि आपकी प्रोडक्शन जो भी है फसल का वो ज्यादा हो सके। ओके, हाउएवर ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कैन बी हार्मफुल फॉर द सॉइल एज वेल एज द क्रॉप्स। और इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन यहाँ पे इन केमिकल फर्टिलाइजर्स जो भी हैं, ये केमिकल उर्वरक जो हैं, इनका अगर ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये हमारे सेहत के लिए खराब भी हो सकता है। ओके, ये जो है इससे प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, जो भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी नीड तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। ओके, अगर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है फर्टिलाइजर का तो यहाँ पे कह रहे कि फॉर अ गुड एंड हेल्थी क्रॉप वी मस्ट, तो यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा और स्वास्थ्य फसल के लिए क्या करना होगा, तो फर्स्ट है आपका यूज हेल्दी एंड राइप सीड फॉर सोइंग, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि बिल्कुल स्वास्थ्य और पका हुआ जो भी सीड है, यानी कि जो मैच्योर सीड है उसका इस्तेमाल करें हम लोग। जो भी हम लोग खेती कर रहे हैं उसको बोते वक्त हमें बिल्कुल एक स्वास्थ्य और जो है मैच्योर सीड का इस्तेमाल करना होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रिपेयर द सॉइल प्रॉपरली। जो है जो भी किसान लोग हैं उनको बिल्कुल उसकी जुताई करके, उसमें हार्वेस्टिंग इरिगेशन करके जो भी आपका सॉइल है उसको प्रॉपर वे में तैयार कर लेना होगा। और थर्ड है आपका एड मैन्यूर और फर्टिलाइजर टू द सॉइल। यहाँ पे कह रहा है कि खाद और उर्वरक जो है सॉइल को प्रॉपर मात्रा में दे दिया जाए। इरिगेटेड द सॉइल, यहाँ पे जो भी मिट्टी है उसकी सिंचाई कर दी जाए। और लास्ट है आपका यूज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, है ना। यहाँ पे कीटों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाए। ओके, दिस आर केमिकल दैट आर स्प्रेड आर स्टैंडिंग क्रॉप। और ये वो केमिकल होते हैं जो भी हमारी फसल खेतों में खड़ी होती है उस पर ये डाला जाता है ये केमिकल। ओके, इफ स्प्रेड प्रॉपरली, ओके, दे प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय पेस्ट। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम लोग इसको प्रॉपर वे में बिल्कुल जो भी आपकी क्रॉप्स है उस पर अगर छिड़क दिया जाए तो जो भी पेस्ट होते हैं, जो भी उस पर कीट लगे होते हैं, वो उससे आपके फसल को बचाया जा सकता है। ओके, हाउएवर टू मच ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड कैन बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। और यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरीके से मैन्यूर और फर्टिलाइजर अधिकता में हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरीके से पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड भी हमारे हेल्थ के लिए जो है हानिकारक होते हैं, यानी इनको भी केवल इनफ जो है यूज करना है, ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, तो ये थे आपके जो है प्रॉपर और गुड क्रॉप्स के लिए, यहाँ पे हेल्दी और गुड क्रॉप्स के लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं। और नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। अगला है आपका किस तरीके से जो है फसलों और जो भी सीड को स्टोर करके रखा जाए। और यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने वैसे फिगर दिखा दिया था खरीफ और रबी क्रॉप्स का, यहाँ पे भी दिखा दिया गया। ये देख रहे हैं, ये जो है गेहूं की खेती है, और अगर आप लोग को याद होगा तो ये क्या है, रबी क्रॉप्स है। और यहाँ पे आप देख रहे हो मेज यानी कि मक्का, है ना, जो बाल होता है भुन के खाया जाता है। ओके, इससे आटा उटा सब बनता है। तो ये जो है आपका किसका एग्जाम्पल है, तो ये खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग जानेंगे यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। तो इसमें पहला है, यहाँ पे कह रहे कि इसमें कह रहे वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप अगेंस्ट, है ना, हम लोगों को किन किन चीजों से अपने फसल को बचाना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। तो पहला है आपका ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड गोट्स, है ना, जो भी चरने वाले जो जानवर होते हैं जैसे कि गाय और बकरियां, भैंस, सभी जो है इन सबों से क्या करना पड़ेगा, हमें अपने फसल को बचाना होगा। और नेक्स्ट है आपका पेस्ट सच एज लोक्यूटस, ग्रास होपर्स एंड कैटरपिलर्स एंड
डिजीजेज, ओके। और यहाँ पे कह रहा है कि जो टिड्डे होते हैं, कीट पतंगे, इन सभी से भी हमें क्या करना होगा, अपने फसल को बचाना होगा। और बीमारियां भी लगती है, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है बीमारियां होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फ्रूट्स में, फसल में, इन सभी चीज़ों में भी बीमारियां फैलती हैं, तो उनसे भी जो है हमें अपने फसल को, अपने सीड्स को बचाना होगा, ओके। तो इस तरीके से इन सभी से प्रोटेक्ट करना होगा। और यहाँ पे कह रहे हैं कि बिगर एनिमल कैन बी केप्ट अवे बाय प्रॉपर फेंसिंग। और यहाँ पे बड़े जो जानवर होते हैं, बकरी, गाय, भैंस, इन सभी को जो है, इन सभी जानवरों को अपने फसल से दूर रखने के लिए फेंसिंग की जाती है। फेंसिंग का मतलब होता है जो भी खेतों के किनारे किनारे जो दीवार लगाए जाते हैं, या फिर जो है कांटे वाले तारों से पूरा चारों तरफ से घेर दिया जाता है खेतों को, तो उसे हम लोग फेंसिंग कहते हैं। तो इस तरीके से करके हम लोग जो भी बड़े जानवर हैं उससे अपने खेतों को बचा सकते होंगे। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर। और यहाँ पे कह रहा है कि हार्वेस्टिंग यानी कि जो भी आपकी फसल है उसको, उसकी कटाई के बाद जो भी यहाँ पे अनाज जो निकलता है उसको भी जो है नमी से बचाना पड़ता है, यानी कि पानी से, कीटाणुओं से, इन सभी चीज़ों से उसको भी बचाना पड़ता है, ओके। दे हैव टू बी केप्ट सेफ फ्रॉम रैट्स, मोल्स, बर्ड्स, ओके। इसके अलावा जो भी चूहे हैं, मोल्स होती हैं, चिड़िया, इन सभी से भी अपने फसल को बचाना पड़ता है। और स्क्वायरल और इंसेक्ट से भी, है ना, गिलहरी और ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनसे भी बचाना पड़ता है, नहीं तो सभी फसल जो है, सभी जो भी आपकी अनाज निकल गए उसे ये बर्बाद कर सकते हैं, ओके। सो दे मस्ट बी स्टोर्ड इन एट एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारा फसल निकला है उसको बिल्कुल एयर टाइट और एकदम सील्ड कंटेनर में उसको बंद करने देना चाहिए, ओके। प्लांट्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड लव एंड केयर। और यहाँ पे कह रहा है कि बिल्कुल पौधों को भी, जो भी हमारे अलग जो अदर जीवित वस्तु हैं, जीवित चीजें हैं, उन्हीं लोगों की तरह पौधों की भी देखभाल और उन्हें उनकी केयर की जरूरत पड़ती है, ओके। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे ग्रो वेल। और उन्हें जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तभी वो जो है बिल्कुल अच्छे से ग्रो होते हैं। अ गुड क्रॉप एड्स टू द वेल्थ ऑफ अ कंट्री। और यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अच्छी फसल जो है, इससे हमारा जो भी देश है वो वेल्दी हो सकता है ना, इससे हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था जो है बिल्कुल सुधर सकती है, ओके। थिंक ग्रीन, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या हमें हरा भरा सोचना है। तो इसमें कह रहा है कि यूज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड, है ना, जो भी हम लोग इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करें वो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, ओके। तो इस तरीके से वो फसल के लिए भी अच्छा होगा, हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं टेक अ हैंडफुल ऑफ ड्राई नीम सीड एंड ग्राइंड देम इनटू अ फाइन पाउडर, है ना। आपको क्या करना है, जो भी नीम के बीज लेके उसे बिल्कुल पाउडर के रूप में कर लेना है। मिक्स इट इन 1 लीटर ऑफ वाटर एंड सोक ओवरनाइट। उसे जो है 1 लीटर पानी में मिला देना है और उसे रात भर जो है भिगो के रख देना है। स्ट्रेन द लिक्विड एंड देन यूज इट एंड इंसेक्टिसाइड ऑन आवर पॉटेड प्लांट्स। और ओके, और यहाँ पे उस पानी जो है अलग कर लेना है और उसको एक तरह से इंसेक्टिसाइड के रूप में, जो भी आपने घर में पौधे अगर लगाए होंगे तो उसमें इस्तेमाल जो है उस लिक्विड का यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। और आप लोग ये वीडियो अपने सभी क्लासमेट तक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोज आप लोग को बिल्कुल समय से मिल जाए। ओके, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर।